नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिलॉसफी की क्लासेज में। पेपर 1 हमारा चल रहा है जिसमें हमने प्लेटो साहब से शुरुआत की थी और प्लेटो को के दर्शन के बाद हम अरस्तु की तरफ चले थे। अरस्तु साहब का लास्ट क्लास में हमने जीवन परिचय प्राप्त किया और जीवन परिचय प्राप्त करने के बाद में हमने उनके सब्सटेंस थ्योरी जो है उनकी या उनका जो द्रव्य सिद्धांत जो है उसको समझने की कोशिश की थी। आज हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हुए आज हम प्लेटो साहब में जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स, यानी कि सार्वभौम की समस्या। सार्वभौम की समस्या से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि आखिर जो है वास्तविक सत्ता किसकी है। ठीक, जब सुकरात साहब से पूछा गया तब सुकरात साहब ने वास्तविक सत्ता किसकी बताई थी, संप्रत्यों की बताई थी, कॉन्सेप्ट्स की बताई थी और ये कहा था कि कॉन्सेप्चुअल जो है ये एक विचार मात्र है जो कि हमारे मस्तिष्क में होते हैं। फिर ये बात प्लेटो साहब पे पहुंची तो प्लेटो साहब ने कहा कि जो वास्तविक सत्ता जो होती है वो प्रत्ययों की होती है और प्रत्ययों की एक अलग दुनिया होती है। ये एक दृश्यमान जगत है जो कि एक नकली जगत है, जो कि प्रत्ययों की एक छाया मात्र है। असली दुनिया तो प्रत्ययों की दुनिया है। और फिर उसके बाद आते हैं हमारे अरस्तु साहब। तो हमारे अरस्तु साहब इस सार्वभौम की समस्या का, इस यूनिवर्सल की समस्या का क्या समाधान देते हैं उसको आज हम इस क्लास में जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे किसको, प्लेटो साहब को शुरू करेंगे आज हम। आज क्या लास्ट क्लास में हम शुरू कर चुके हैं, प्लेटो साहब को तो पूरा खत्म कर चुके हैं, अरस्तु को हम शुरू करने वाले हैं बेसिकली। तो अरस्तु और अरस्तु साहब में हम पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हैं, सार्वभौम की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स। तो क्या पढ़ने वाले हैं, सार्वभौम की समस्या, जिसको प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स भी कहते हैं, इसको प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स। चलिए, तो पश्चात की दुनिया में ये प्रश्न शुरू हुआ और प्रश्न किससे शुरू हुआ, ये हमारा प्रश्न शुरू हुआ हमारा सोक्रेट साहब से, यानी कि सुकरात साहब से ये प्रश्न शुरू हुआ कि भाई आखिर अंतिम सत्ता किसकी है। आखिर जो है अंतिम सत्ता जो है वो किसकी है, या वास्तविक सत्ता किसकी है, या वास्तविक सत्ता जो है वो किसकी है। ठीक है, या वास्तविक सत्ता क्या है। जैसे हम क्या देखते हैं, जैसे हम देखते हैं मानवता, जैसे हम देखते हैं सुंदरता, ठीक, जैसे हम देखते हैं घोड़ापन। तो बेसिकली ऐसा इन सब में क्या है, ये जो सामान्य चीज है, इन सामान्य चीजों में आखिर ऐसा क्या है, आखिर इनकी सत्ता क्या है। सत्ता का मतलब क्या है, यह है कि भाई हम सब मनुष्य हैं। ठीक, हम सब मनुष्यों को मनुष्य बनाने वाली क्या चीज है। हम सबके बीच या तो कुछ कॉमन होगा, कुछ तो एक ऐसा कॉमन होना चाहिए जो कि सबके बीच में हो। सारे घोड़ों के बीच में कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। सुंदरता की जितनी भी चीजें सुंदर है उन सब के बीच कुछ ना कुछ तो कॉमन होना चाहिए। क्या ऐसी चीज है, या वो सुंदरता की चीज आखिर है क्या, सुंदरता है क्या बेसिकली। भाई सुंदरता है या मानवता है क्या चीज बेसिकली, घोड़ापन आखिर बेसिकली क्या चीज है, चौकपन जो है वो आखिर क्या चीज है, सफेदी आखिर क्या चीज है, जो हरापन है आखिर वो क्या चीज है। इन तत्वों की आखिर सत्ता क्या है, दर्शन में इसको क्या कहते हैं कि इन सत्ता क्या है। या ऐसा तो नहीं है केवल हमारे मन की कल्पना है, या केवल हमारे मन की कल्पना है, या वास्तव में इनकी कोई सत्ता है। और यदि इनकी सत्ता है वास्तव में तो फिर वो सत्ता कहां पर है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल्स कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, सार्वभौम की समस्या कहते हैं। और जब सार्वभौम की समस्या को नहीं समझते हैं तब तक ना अरस्तु समझ में आएंगे ना प्लेटो समझ में आते हैं। यानी कि ना प्लेटो समझ में आते हैं ना अरस्तु समझ में आनी चाहिए, क्रम से तो प्लेटो पहले आने चाहिए। तो बेसिकली इसके बहुत साधारण तरीके से शुरुआत करें। जैसे मान लो कि संसार के 10 अलग अलग कोनों से हमारे सामने 10 मानव खड़े हो जाएं। हमारे सामने संसार के 10 अलग अलग कोनों से मान लो 10 मानव खड़े हो जाएं। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। दर्शन की क्लास को बहुत सरल, मतलब कोशिश तो यही है। ठीक है, 10 मानव है। अब मान लो कि क्या है कि एक मान लो कि एक जापान का हो गया, है ना, एक मान लो भारत का हो गया, एक मान लो अफ्रीका का हो गया, है ना,
तीन हो गए, एक मान लो ऑस्ट्रेलिया का हो गया, एक मान लो अमेरिका का हो गया, एक मान लो निग्रो हमने यदि कोई ले लिया, तो इस तरीके से 10 अलग अलग जगहों से दुनिया में 10 अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई मंगोलायड ले लिया, 10 अलग अलग प्रजातियों के लोग ले ले, तो 10 मानव हैं। उनका रंग अलग है, रूप अलग है, शरीर अलग है, स्वभाव अलग है, उनका चरित्र अलग है, उनमें बहुत सारी चीजें अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी आप जैसे ही उन सबको देखोगे, सबको आप मानव ही कहोगे। हम में से कोई भी एक ऐसा नहीं कहेगा कि ये मानव नहीं है। हाँ, हम क्या कहते हैं कि ये सब मनुष्य ही, ये सब मानव ही हैं। तो वो कैसे? क्या इन सब मनुष्यों में कुछ समान है? कुछ ना कुछ तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि इन सबको मानव बनाती है। तो क्या वो रूप है, क्या वो रंग है, क्या वो आकार है, क्या वो कद काठी है, क्या वो स्वभाव है, क्या वो चरित्र है, क्या चीज है ऐसी? तब कहते हैं कि नहीं भाई, वो मानवता है। मानवता नाम की चीज ऐसी है जो कि सभी मानवों को मानव बनाती है, और हम पहचान लेते हैं कि भाई चूंकि ये सभी मानव है तो इन सभी में मानवता होगी। पर ये मानवता जो है वो है कहाँ? ये मनुष्यत्व जो है वो है कहाँ पर? क्या किसी एक मनुष्य में है? पर यदि किसी एक मनुष्य में होगा तब तो वो सार्वभौमिक नहीं रह जाएगा, फिर तो वो सब अलग अलग हो जाएगा। पर क्या सभी मानवों में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है? यदि सभी में थोड़ा थोड़ा बटा हुआ है तो फिर सब में आंशिक मनुष्य मानवता होगी, फिर सभी पूर्ण मानवता नहीं है, या सभी पूर्ण मानव नहीं हो सकते, फिर सब आंशिक रूप से ही होंगे। अब यही समस्या है। तो वो कौन सी चीज है जो सभी मानवों को दुनिया में, जैसे आज की डेट में देखें तो 8.1 कितने हैं करोड़ नहीं अरब हैं, ठीक है, इतने अरब लोग हैं। अब इतने अरब लोग यदि हैं, 800 करोड़ के लगभग यदि इस दुनिया में लोग हैं, 810 करोड़ के लगभग यदि लोग हैं आज के समय में, तो वो सब मानव कैसे हैं? सुकरात ने सबसे पहले इस प्रश्न को गंभीरता से क्यों उठाया, और सुकरात को आखिर इस प्रश्न को उठाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सुकरात को ये प्रश्न उठाने की इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सुकरात से पहले जो है सोफिस्ट चल रहे थे। यानी कि सोफिस्ट जो है, जो ज्ञान, सोफिया मतलब ज्ञान से प्रेम करने वाला, सोफी यानी ज्ञान कहते हैं। पश्चिम में आपने सोफी नाम खूब सुना होगा, लड़कियों का नाम खूब होता है सोफी। तो सोफिस्ट थे। अब बेसिकली सोफिस्ट जो थे ना, सोफिस्ट बेसिकली क्या करते थे ना, सार्वभौमिक परिभाषा नहीं दी थी उन्होंने। ज्यादातर चीजें उन्होंने, सोफिस्टों ने क्या कही, व्यक्ति सापेक्ष कही या व्यक्तिनिष्ठ कही। इनकी जो शिक्षा पद्धति हुई थी वो व्यक्तिनिष्ठ थी। जैसे मैन इज द मीजर ऑफ ऑल थिंग्स, जैसे प्रोटैगोरस क्या कहते हैं, मैन इज द मीजर ऑफ ऑल थिंग्स, कि होमो मेंसुरा, मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है, ये बात कहती। फिर थ्रेसिमेकस आते हैं, वो क्या कहते हैं, शक्तिशाली का हित ही न्याय है। फिर कौन आ जाते हैं आपके, थ्रेसिमेकस आ जाते हैं, और थ्रेसिमेकस क्या कहते हैं कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। यदि शक्तिशाली का हित ही न्याय होगा, यदि शक्तिशाली का हित ही न्याय होगा तो फिर न्याय तो रहा ही नहीं, फिर उसको न्याय कैसे कह सकते हैं? न्याय तो वो होता है कि जो ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, ना रंग देखता है, ना पद देखता है, ना धर्म देखता है, वो तो पूरी तरीके से क्या है कि निरपेक्ष होता है, यानी कि व्यक्तिनिष्ठ हो ही नहीं सकता। यदि आपको न्याय का कॉन्सेप्ट यदि चाहिए, सार्वभौमिक न्याय का भी तो कोई संप्रत्यय होगा ना। तो सार्वभौमिक न्याय का संप्रत्यय क्या मैन इज द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि भाई शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ऐसा हो जाएगा? क्या ऐसा हो जाएगा कि यदि कुछ है ही नहीं, और यदि है तो कुछ जाना नहीं जा सकता, और कुछ जाना जा सकता है तो उसे बताया नहीं जा सकता? तो ये कैसी बात हो गई भाई? वो तो व्यक्तिनिष्ठ बातें कर रहे थे, जबकि व्यक्तिनिष्ठ बातें तो दुनिया में चल नहीं सकती ना भाई। यदि आप कुछ सार्वभौम मानते हो, कुछ चीजों को यूनिवर्सल मानते हो, तो वो कैसी होंगी? वो तो वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वो कैसी होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए। वो तो कैसी होनी चाहिए? ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। यानी कि उन पर देश काल का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, स्थान का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी चीज का कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए। न्याय तो न्याय है। फिर चाहे वो कोई भी अमीर व्यक्ति हो, मुकेश अंबानी हो, फिर चाहे कोई एक सड़क पर रहने वाला बेचारा व्यक्ति हो, न्याय तो न्याय है। न्याय तो सभी के लिए समान होना चाहिए। ये जो न्यायता का है, या न्याय प्रियता जो है, या ये संप्रत्यय जो है, वो कहां है? तो भाई अब जो सुकरात साहब हैं, सुकरात साहब कहते हैं कि भाई देखो, ये मानवता है, सुंदरता है, ये सब क्या होता है? ये सब कॉन्सेप्चुअल है। इन सब का एक कॉन्सेप्ट होता है, CONCEPT, है ना। और ये सब कॉन्सेप्ट कहां होता है? मानव के दिमाग में होता है, मानव के विचारों में होता है।
तो कॉन्सेप्चुअल उन्होंने कह दिया कि जो जितने भी ये जो प्रत्यय हैं, इनकी प्रत्यय जो सत्ता जो होती है, वो सत्ता कैसी होती है? सत्ता होती है मानसिक। तो सुकरात ने सबसे पहले क्या कहा कि वास्तविक सत्ता नहीं होती, सत्ता कैसी होती है? उन्होंने क्या कहा कि मानसिक होती है, हमारे विचारों में होती है। इसीलिए उन्होंने क्या कहा? कंसेप्चुअल कह दिया। क्या कह दिया? कंसेप्चुअल जो है वो इसको कह दिया। ठीक, बात समझ में आ गई कि ये सब हमारे मन में है और ये हमारे मन के संप्रत्य है। क्या कह दिया कि मन के संप्रत्य हैं ये हमारे, है ना। इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, मैंने बात भी बताई थी। प्लेटो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। प्लेटो ने कहा कि सामान्य केवल मानसिक प्रत्यय नहीं है, बल्कि वो तो कैसे हैं? वो तो वस्तुनिष्ठ है। वो कैसे है? वो स्वतंत्र है। और वस्तुनिष्ठ और स्वतंत्र उनको कहा और उनको ये कह दिया कि वो प्रत्यय है और वो प्रत्यय किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं। मनुष्यत्व जो है वो किसी के मन में नहीं है, बल्कि वो एक नित्य है, वो अपरिवर्तनीय है, वो शाश्वत है, वो एक प्रत्यय है जो कि प्रत्यय जगत में रहता है। इस ये हमारी दृश्यमान जगत है, ये नकली दुनिया है, असली दुनिया प्रत्ययों की दुनिया है और वो वहां रहता है। सुकरात और प्लेटो में इसी बात का जो है वो अंतर है। यदि आप कोई पूछे कि भाई राजन कौन है, तो राजन क्या है? राजन असली मानवता का जो प्रत्यय है उसकी फोटोकॉपी है। यदि मेरे को शिक्षक मानते हो तो मैं क्या हूं? किसी जो प्रत्यय जगत में जो ओरिजिनल शिक्षक है उसकी मैं क्या हूं? ये फोटोकॉपी हूं। इसी को कहते हैं प्लेटो का ट्रांसेंडेंट रियलिज्म। इसी को ही हम क्या कहते हैं? प्लेटो का ट्रांसेंडेंट रियलिज्म कहते हैं कि भाई सार्वभौम वास्तविक तो है लेकिन वस्तुओं से परे है। वो क्या कहते हैं कि जो सार्वभौम है वो क्या है? वास्तविक तो है कि सार्वभौम कैसा है? वास्तविक है, लेकिन कैसा है? वस्तुओं से परे है। लेकिन अरस्तु आ जाते हैं। अरस्तु प्लेटो साहब से पूछते हैं कि प्लेटो जी, आप ये कहते हो कि यदि मनुष्यत्व किसी अलग जगत में है तो हमें यह बताओ कि मनुष्य उससे जुड़ता कैसे है? यदि घोड़ापन किसी अलग दुनिया में है तो घोड़ा और घोड़ापन आपस में कैसे जुड़ते हैं? यदि शिक्षक एक अलग दुनिया में है तो शिक्षक और मैं जुड़ता कैसे हूं? तब प्लेटो ने इसका उत्तर क्या दिया था? प्लेटो ने कहा था सहभागिता के द्वारा, पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम, जिसको हमने पहले पढ़ा हुआ भी है, सहभागिता के द्वारा। तब प्लेटो ये कहते हैं कि ये उत्तर नहीं है, ये एक नया प्रश्न है। ये एक नया प्रश्न है। जब तुम ये कहते हो कि सहभागिता होती है, सभी मानव जो है वो मानवता के प्रत्यय में भाग लेते हैं, जब तुम ये कहते हो तब हमें ये बताओ कि जो प्रत्यय है वो तो है अमूर्त, वो तो है शाश्वत, वो तो है नित्य। और जबकि जो उसकी फोटोकॉपी है, जो उस प्रत्ययों में भाग ले रहे हैं सारे मानव हैं, ये तो सारे परिवर्तनशील हैं, इन सभी में तो परिवर्तन हो रहा है, ये सभी तो मूर्त हैं। तो अमूर्त में और अमूर्त और नित्य वस्तु और इधर मूर्त और अनित्य वस्तु, इनके बीच में संबंध कैसे स्थापित होता है? इसी को ही कहते हैं पार्टिसिपेशन प्रॉब्लम, जिस पे हमने पिछली क्लासेज में विस्तार से चर्चा कर चुकी है। इसका कोई भी संतोषजनक उत्तर जो है वो प्लेटो नहीं दे पाए थे। प्लेटो इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। जब नहीं दे पाए जब प्लेटो इसका, तो दूसरी आपत्ति अरस्तु ने और उठा दी और उसको कहते हैं थर्ड मैन आर्गुमेंट, तृतीय व्यक्ति का तर्क। ठीक है। और तृतीय व्यक्ति का तर्क यह कहता है कि यदि राजन में, विकास दिव्य कीर्ति में, दोनों में समानता है, कहीं ना कहीं कोई 1% भी यदि समानता है, तो उस समानता को समझाने के लिए एक और उच्चतर प्रत्यय चाहिए, एक और उच्चतर मनुष्यत्व का प्रत्यय चाहिए। और उस नए मनुष्यत्व में और पहले मनुष्यत्व के प्रत्यय में समानता समझाने के लिए एक और प्रत्यय चाहिए होगा, और यह क्रम अनंत तक चलता रहेगा। और इसी को ही कहते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस। ये समस्या जो है ना थर्ड मैन आर्गुमेंट वाली, ये तो प्लेटो ने खुद ने भी उठाई थी। परमानाडीज नाम के अपनी डायलॉग जो पुस्तक है उनकी, उसमें भी उसने भी उठाई थी। बेसिकली कहने का मतलब यह है, अरस्तु ने साफ साफ कह दिया, अरस्तु ने साफ साफ ये कहा कि तुम एक अलग दुनिया बनवाओ, है ना। कि भाई प्लेटो का प्रत्यय जगत जो है वो क्या है? एक निरर्थक पुनरावृत्ति मात्र है। जब दोनों जगतों में समान संरचना है, मनुष्य यहां भी है, मनुष्यत्व भी है, तो एक पृथक जगत की रचना तुम क्यों कर रहे हो? एक अलग से एक दुनिया बनाने की हमें क्या जरूरत है?
ठीक, उन्होंने यह कहा कि मनुष्यत्व किसी एक अलग दुनिया में नहीं है, जो सार्वभौम है वो वास्तविक तो है, लेकिन वो क्या है, वो प्रत्येक मानव के अंदर है। वो कैसे है, वो प्रत्येक के अंदर ही है। घोड़ापन प्रत्येक घोड़े के अंदर है। जो न्याय है, तो न्याय का जितने भी काम हो रहे हैं उन सभी के अंदर न्याय का प्रत्यय जो है वो शामिल है। ठीक है, और इसीलिए उनका वाक्य जो है वो ऐतिहासिक घोषणा करता है। वो कहते हैं ए यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर। उनका जो कथन है वो कथन हम लिख लेते हैं, ए यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर, यानी कि सार्वभौम सामान्य में है, कि सार्वभौम सामान्य में है। यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन पार्टिकुलर, यानी कि जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर, यानी कि हम में से प्रत्येक मानव के अंदर मानवता का जो प्रत्यय है वो विद्वान है। इस प्रकार अरस्तु ने जो पहले से 3 स्थितियां चल रही थी, उन तीनों स्थितियों के बीच में एक मध्यम मार्ग अपना लिया, जहां सुकरात का कॉन्सेप्चुअलिज्म जो था, यानी कि संप्रत्ययवाद जो था, वो केवल एक मानसिक है। प्लेटो का ट्रांसेंडेंटल जो रियलिज्म जो है, कि वो जो कहते हैं कि सार्वभौम वास्तविक पर वस्तुओं से परे है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में और जो सोफिस्ट उससे पहले चल रहे थे वो तो व्यक्तिनिष्ठ ही मानते थे। तब अरस्तु आते हैं और अरस्तु जो है वो इमेनेंट रियलिज्म, यानी कि सार्वभौम वास्तविक तो है लेकिन वो क्या है, वस्तुओं के भीतर ही है, ऐसा कहते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब इस विचार की समीक्षा कर लेते हैं। इस विचार की समीक्षा करने का मतलब यह है कि जब अरस्तु साहब ये कह देते हैं कि सार्वभौम जो है वो एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर, तो ये बात सही है, गलत है, क्या है, इस कथन की या इस अरस्तु के जो इस वाक्य है या ये जो सोच है, इसकी हम क्या कर लेते हैं, समीक्षा कर लेते हैं। चलिए भाई कर लेते हैं समीक्षा। और समीक्षा हम क्यों करते हैं, समीक्षा हम इसलिए करते हैं क्योंकि समीक्षाएं सबसे ज्यादा यूपीएससी में पूछी जाती हैं। ठीक, चलिए तो पहली आपत्ति लेकर के आए इस पे। चलिए तो पहली आपत्ति लेकर के आते हैं। पहली आपत्ति यह है कि यदि सार्वभौम वस्तु में ही निहित है तो फिर सार्वभौम की नित्यता कैसे सिद्ध होगी। तो पहली समस्या क्या है, सार्वभौम की नित्यता। पहली समस्या क्या है, सार्वभौम की नित्यता। अरस्तु साहब ने क्या कह दिया, अरस्तु साहब ने कह दिया कि जो सार्वभौम है ना वो प्रत्येक वस्तु के अंदर होता है, प्रत्येक पार्टिकुलर में होता है। यदि मेरे अंदर भी मानवता का प्रत्यय है तो और सभी मनुष्यों के अंदर मानवता का प्रत्यय है, तो फिर वो नित्य कैसे है, फिर वो अपरिवर्तनीय कैसे है, फिर वो शाश्वत कैसे, क्योंकि मैं तो परिवर्तनशील हूं, मैं तो अनित्य हूं, मेरी तो मृत्यु निश्चित है, मैं तो नश्वर हूं, लेकिन प्रत्यय तो अनश्वर है ना। तो क्या यदि अरस्तु से यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि यदि संसार के सारे मनुष्य नष्ट हो जाए, एक भी मनुष्य नहीं बचे, तब भी क्या मानवता का प्रत्यय बचेगा, तब भी क्या मनुष्यत्व का प्रत्यय बचेगा कि नहीं बचेगा, या मनुष्यत्व का जो प्रत्यय वो नष्ट हो जाएगा, या जो मानवता का जो प्रत्यय वो नष्ट हो जाएगा। और यदि हाँ नष्ट हो जाएगा तो इसका मतलब आपको यह मानना पड़ेगा कि सार्वभौम अनित्य है। यदि आप ये कहते हो कि भाई यदि सारे मनुष्य खत्म हो गए तो मानवता भी समाप्त हो जाएगी पूरी तरीके से, यदि मानवता का प्रत्यय समाप्त हो जाएगा तो इसका मतलब तो ये हो गया ना कि मानवता का प्रत्यय जो है वो कैसा है, जो नित्य नहीं है, और जो कि अरस्तु की अपनी धारणा के विरुद्ध ही चला जाएगा। क्योंकि अरस्तु क्या कहते हैं, अरस्तु खुद ये कहते हैं कि भाई सार्वभौम तो कैसा है, नित्य है, सार्वभौम तो कैसा है, नित्य है। ठीक, बात समझ में आ रही है। दूसरा आप मान लेते हैं, ठीक। और यदि ये मान लें कि नहीं भाई प्रत्यय नष्ट नहीं होते हैं, यदि हम ये मान लेते हैं कि प्रत्यय नष्ट नहीं होते हैं, तो फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि जो मानवता का जो प्रत्यय है वो केवल मनुष्य के अंदर नहीं है, वो कहीं और भी रहता है। घोड़ेपन का जो प्रत्यय है वो केवल घोड़ों के अंदर नहीं है, वो कहीं और भी है। यदि धरती पर से न्याय खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि भाई न्याय का जो संप्रत्यय है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा क्या, और यदि नहीं तो हमको ये मानना पड़ेगा कि केवल यही नहीं है न्याय का प्रत्यय जो है वो कहीं अलग है, विशिष्ट है। और तब हम वापस कहां पहुंच जाएंगे, प्लेटो के पास ही पहुंच जाएंगे।
क्योंकि प्लेटो तो पहले ही कह रहे हैं कि भाई हमारे अंदर मानवता का प्रत्यय नहीं है, हम तो मानवता के प्रत्यय की नकल मात्र हैं, सारे के सारे प्रत्यय दूसरी दुनिया में जो कि शाश्वत है, जो कि नित्य है, जो कि अपरिवर्तनीय है। ठीक, और ये प्रश्न क्या कर दिया, अरस्तु ने अनुत्तरित छोड़ दिया, अरस्तु इसका उत्तर नहीं दे पाया। अब इसके बाद में प्रोफेसर जेलर साहब आ जाते हैं, और नाम से ही वो जेलर हैं, और जो नाम से ही जेलर हैं तो वो आपत्ति तो अपनी दर्ज कराएंगे ही कराएंगे। तो प्रोफेसर जेलर जो आपत्ति लगाते हैं वो कहते हैं कि अरस्तु ने जो आक्षेप प्लेटो पे लगाए वो स्वयं अरस्तु पर भी लगाए जा सकते हैं, वे स्वयं अरस्तु पर भी लागू होते हैं। जब अरस्तु कहते हैं कि जो शुद्ध आकार है, शुद्ध आकार, हमने पिछली क्लास में फॉर्म की बात की थी, आगे हम हाइलोमॉर्फिज्म को आगे और पढ़ने वाले हैं इसके बाद में, कि जो शुद्ध आकार, प्लेटो क्या, अरस्तु क्या कहते हैं कि जो शुद्ध आकार है ना, शुद्ध आकार यानी कि भगवान को उन्होंने, ईश्वर को शुद्ध आकार कहा, और शुद्ध आकार लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, और वो कैसा है, अनुभवातीत है, अनुभवातीत। यदि शुद्ध आकार अनुभवातीत है तो इसका मतलब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब वो ठीक वैसे ही हो गया जैसे कि प्लेटो के प्रत्यय हैं। क्या मनुष्यत्व जो है, घोड़ापन जो है, लालपन हो गया, हरापन हो गया, सफेदी हो गई, ये सारी चीजें सच में अस्तित्व रखती हैं या सिर्फ एक नाम है? और ये सवाल अरस्तु के बाद, अरस्तु के जो उत्तर थे उनको खींचा गया, और उनके नीचे को कहां खींचा गया, मध्यकाल में खींचा गया। अरस्तु के जवाब को खींच करके मध्यकाल तक लेकर के आगे, मध्यकाल अंधकार काल है, साफ बात है। और मध्यकाल में हर चीज को ईश्वर से जोड़े जाने की थी, क्योंकि ईसाईयत बहुत ज्यादा चरम पे थी। ठीक है, तो तीन तरीके के लोग आ गए। कैसे लोग आ गए? तीन तरीके के लोग आ गए। एक तो आ गए रियलिस्ट। एक कौन से लोग आ गए? रियलिस्ट लोग आ गए, यानी कि यथार्थवादी। रियलिस्ट यानी कि यथार्थवादी। यथार्थवादियों में यदि हमें किसी का नाम लेना होगा तो वही मध्यकाल में देखो गिने चुने नाम है। एक तो है जो एंसेल्म जो है वो है, जो कि कैंटरबरी के हैं। ठीक है, एक थॉमस एक्वाइनस का नाम आता है। ठीक है, एक विलियम ओक्केम का नाम आ जाएगा जब हम नॉमिनलिस्ट का नाम लेंगे, नामवादियों का नाम लेंगे, है ना। तो यथार्थवादी जो थे, यथार्थवादी क्या कहते हैं, आप नाम नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा, है ना। मुख्य रूप से थॉमस एक्वाइनस का नाम याद रख लो, एक्वाइनस, थॉमस एक्वाइनस। ये क्या कहते हैं, यथार्थवादी ये कहते हैं कि भैया सार्वभौम केवल एक शब्द नहीं है, वह वास्तविक है। जैसे मनुष्यत्व सिर्फ बोलने का तरीका नहीं है, सच में हर मनुष्य में कुछ ऐसा समान तत्व है जो सबको मनुष्य बनाता है, जो सबको मानवता बनाता है। लेकिन वो प्लेटो की तरह वो ये नहीं कहते कि वो किसी अलग दुनिया में है। वे तो अरस्तु की तरह कहते हैं। रियलिस्ट क्या कहते हैं? अरस्तु की तरह कहते हैं कि सार्वभौम प्रत्येक वस्तुओं के भीतर मौजूद है। और इसी को क्या कहते हैं? इमेनेंट रियलिज्म कह देते हैं, यानी कि सामान्य सभी चीजों के अंदर मौजूद है, यानी कि यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर। वही दूसरे आते हैं जिनको नोमिनलिस्ट कहते हैं। जिनको क्या कहते हैं? नोमिनलिस्ट, नोमिनलिस्ट यानी कि नामवादी। और नामवादी जाहिर सी बात है कि वो प्लेटो की परंपरा के लोग रहेंगे। ठीक है, जैसे विलियम ओक्केम का नाम आ जाएगा। विलियम ओक्केम का नाम आ जाएगा। वो कहते हैं मनुष्यत्व नाम की कोई चीज अलग नहीं होती, असल में केवल अलग अलग मनुष्य होते हैं, जैसे राम, मोहन, श्याम, कृष्ण, है ना, राजन, विकास, ये सब। हम सुविधा के लिए इनको एक नाम दे देते हैं, मनुष्य। और यही नाम जो दिया जाना है ना, इसी को ही सार्वभौम कहते हैं। लैटिन में इसको कहते हैं नोमेन। लैटिन में इसको क्या कहा जाता है? नोमेन। नोमेन का मतलब क्या होता है कि हम किसी को एक नाम दे देते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नोमिनलिस्ट कहा जाता है। और यहीं पे ओक्केम का ओक्केम्स रेजर सिद्धांत आता है कि भाई जब जरूरत ना हो तब हमें बेफालतू में चीजों को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जब केवल इंडिविजुअल से काम चल सकता है, जब एक चीज से काम चल सकता है, तो दो चीजें क्यों बनानी? ठीक, बात समझ में आ गई। तो जब हम कहीं तो अलग सत्ता क्यों माने, जैसे जब संप्रत्यवाद की बात कहते हैं तो सार्वभौम मन में है, ये हमारे मन में एक संप्रत्य है, ये हमारे मन में एक कॉन्सेप्ट है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो ये सब ये आ गए, है ना। जैसे यदि कोई कहे कि आपके सामने 10 अलग अलग गाय हैं,
ठीक है, तो रियलिस्ट क्या कहेंगे? रियलिस्ट क्या कहेंगे? उन सब में गायपन मौजूद है। नॉमिनलिस्ट क्या कहेंगे? नहीं, गायपन नाम की कोई चीज नहीं है, केवल सामने क्या है, 10 गाय हैं और कोई चीज नहीं है। और संप्रत्यवादी जो हैं, जो कॉन्सेप्चुअल, जो सुकरात की विचारधारा वाले लोग हैं, वो कहेंगे जो गायपन है ना, जो तुम गायपन सभी गायों में देख रहे हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे दिमाग में है और कुछ नहीं है। ठीक, क्या आधुनिक दर्शन में भी ये समस्या विद्यमान है? बिल्कुल विद्यमान है। और इसीलिए आधुनिक दर्शन में इस समस्या को क्या कहते हैं? फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। आधुनिक दर्शन में इस समस्या को क्या कहते हैं? फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स कहते हैं। हो सकता है आपको अरस्तु के अंदर ये सब चीजें पढ़ने के लिए ना मिले आपकी पुस्तक के अंदर, ठीक है, लेकिन यदि हम जोड़ करके देखेंगे तो ये सबको समझ में आएगा, है ना। तो वास्तविक यदि हम, क्या आधुनिक दर्शन में ये समस्या विद्यमान है? बिल्कुल है, और इसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स। फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स। मुझे स्पेलिंग भूलने का खतरा लगातार बना रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स। फिलॉसफी ऑफ मैथमेटिक्स में क्या समस्या है? ठीक है, जैसे आधुनिक दर्शन है ना, आधुनिक दर्शन में फ्रेज का नाम ले लो, ठीक है, या फिर रसेल का नाम ले लो, बर्ट्रैंड रसेल का नाम ले लो, है ना। इन सब इन लोगों का ये मानना है कि बेसिकली जो संख्याएं है ना, जैसे 2, 4, 6, 8, ये हमारे द्वारा बनाई हुई चीज नहीं है। संख्याएं हमने नहीं बनाई, संख्याएं मानव ने नहीं बनाई, ये बर्ट्रैंड रसेल और फ्रिज का मानना है। वो कहते हैं कि ये संख्याएं पहले से ही मौजूद है। वो कहते हैं कि जब हम 2 से देखते हैं तो अपने आप ही मन में आता है 2, तो वो कहते हैं कि 2 नाम की चीज वास्तविक चीज है। और ये चीज किससे मिलती जुलती है? प्लेटो की परंपरा से मिलती हुई चीज है। वो प्लेटो भी क्या कहते थे कि सार्वभौम है, एक प्रत्यय है, जैसे मनुष्यत्व है, सुंदरता है, वो सच में मौजूद है। और इसी को ही कहते हैं मैथमेटिकल रियलिज्म। जो लुडविग विटगेनस्टाइन है, विटगेनस्टाइन की स्पेलिंग तो मैं नहीं लिख पाऊंगा भाई, विटगेनस्टाइन, लुडविग की जरूर लिख सकता हूं, LUDWING, लेकिन विटगेनस्टाइन की स्पेलिंग याद करना बड़ा कठिन काम है, ठीक है। मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी तो याद भी नहीं किया, ठीक है। WITTGENSTIEN ऐसी कुछ होगी, है ना। चलो, तो उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी जिसका नाम है फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशंस, यानी कि उस पुस्तक का नाम क्या है? फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन वो पुस्तक है। उस पुस्तक में वो कहते हैं कि दुनिया में जितने भी खेल चल रहे हैं ना, उन सब खेलों को देखो, क्या तुमको हर खेल में कुछ समानता दिखाई देती है? जैसे क्रिकेट है, शतरंज है, लूडो है, सब अलग है, सबके खेलने के तरीके अलग हैं, लेकिन हम उन सबको खेल कहते हैं क्योंकि उन सब में कहीं ना कहीं एक समानता का जाल है। और इसी को ही वो क्या कहते हैं? फैमिली रिजेम्बलेंस, यानी कि परिवार जैसी समानता, कि सभी खेलों में क्या है? परिवार जैसी समानता है। जैसे परिवार के सारे लोग होते हैं ना, लगभग एक जैसे ही होते हैं, अलग अलग होते हुए भी वो कैसे होते हैं? एक जैसे ही होते हैं। उन सबका चेहरा समान नहीं होता, थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मिलते हैं। यही सोच क्या है? अरस्तु की परंपरा के करीब है कि सामान्य चीजें किसी अलग दुनिया में नहीं होती, बल्कि सामान्य चीजें कहाँ दिखाई देती हैं? किसी खास चीजों में ही दिखाई देती हैं। तो सार्वभौम का जो अस्तित्व है वो केवल और केवल किसमें होता है? पार्टिकुलर में होता है। ये सिर्फ एक दार्शनिक वाक्य नहीं है कि यूनिवर्सल एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर। ये बेसिकली क्या है? अमूर्त आदर्शवाद जो था, जो कि प्लेटो का अमूर्त आदर्शवाद था, उससे यथार्थवाद की तरफ है, यानी कि अनुभववाद से यथार्थवाद की यात्रा है। अनुभववाद से यथार्थवाद की ये जो क्या है? यात्रा है। ठीक, बात समझ में आ गई। और यहीं से किसकी शुरुआत होती है? वैज्ञानिक सोच की शुरुआत होती है। अब वैज्ञानिक सोच की शुरुआत यहां से कैसे होती है ना, ये हम आगे देखेंगे, आपको पता चलेगा कैसे शुरू होती है। अभी तो आप इतना नहीं समझ पाओगे, पर आगे समझ पाओगे। तो आगे जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, सार्वभौम की समस्या हमने देख ली, अरस्तु का समाधान क्या है वो देख लिया, वास्तव आज के समय में समकालीन दर्शन में भी इसको लेकर के क्या विचार चल रहे हैं वो भी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं अरस्तु ने आकार एवं पदार्थ को लेकर के क्या कहा, या अरस्तु का हाइलोमोर्फिज्म का जो सिद्धांत है, वो हाइलोमोर्फिज्म का सिद्धांत क्या है, अरस्तु का फॉर्म एंड मैटर का क्या सिद्धांत है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में थोड़ी थोड़ी चर्चा की थी, बहुत ज्यादा विस्तार से तो हमने चर्चा नहीं की थी, पर थोड़ी थोड़ी हमने इसको चर्चा की जरूर की थी कि भाई जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं,
ये चीजें कैसे बनती हैं, है ना, कि ये प्रत्यय जो है वो चीजों को बना कैसे देता है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा देख रहे थे, है ना, थोड़ा थोड़ा जानने की समझने की कोशिश कर रहे थे। तो आकार एवं पदार्थ, आकार एवं पदार्थ, फॉर्म एंड मैटर, फॉर्म एंड मैटर, जिसको कहते हैं हाइलोमोर्फिज्म, हाइलो, क्या कहते हैं इसको, हाइलोमोर्फिज्म, ठीक है, हाइलोमोर्फिज्म। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि हाइलोमोर्फिज्म क्या है, आकार एवं पदार्थ क्या है। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, द्रव्य सिद्धांत देखा था, थ्योरी ऑफ सब्सटेंस को हमने पढ़ा था, ठीक है, द्रव्य सिद्धांत हमने देखा, और द्रव्य सिद्धांत में हमने अरस्तु ने कहा था कि द्रव्य क्या है, एक सामान्य युक्त विशेष है। सामान्य युक्त विशेष का मतलब यह है कि भाई जो गुण होते हैं ना, गुणों को धारण करने के लिए गुणी चाहिए, ठीक है, और उस गुणी को ही अंग्रेजी में सब्सटेंस कह देते हैं और हिंदी में उसको क्या कह देते हैं, द्रव्य कह देते हैं। कि गुण किसमें होते हैं, किसी गुणी में ही होते हैं, और गुणी क्या है, द्रव्य है। और वो द्रव्य क्या है कि वो कहते हैं जैसे मानव है तो मानव में भी गुण है, तो यानी कि जो प्रत्यय है, प्रत्ययों को उन्होंने किसमें स्थापित कर दिया, सभी में स्थापित कर दिया। अब ये प्रश्न ये होता है, जो प्रश्न प्लेटो का था, प्लेटो से अरस्तु ने क्या प्रश्न पूछा था कि तुम कह रहे हो कि प्रत्येक अलग दुनिया में है, जो कि अमूर्त है, जो कि नित्य है, जो कि शाश्वत है, और यहाँ पे जो सारे मानव हैं वो तो परिवर्तनशील हैं, वो तो अनित्य हैं, है ना, वो तो नश्वर हैं, तो उन दोनों का कैसे मिलन होता है। तब प्लेटो ने क्या कहा था, सहभागिता के द्वारा होता है। अब वही बात जब अरस्तु स्वयं कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये वो प्रत्यय होता है, मानवता का जो प्रत्यय वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ही है, पार्टिकुलर एग्जिस्ट ओनली इन द यूनिवर्सल, एग्जिस्ट ओनली इन द पार्टिकुलर। तो फिर ये प्रश्न ये लेता है कि जब ये मानवता का जो प्रत्यय वो मेरे अंदर है, शिक्षक का जो प्रत्यय मेरे अंदर है, तो फिर मैं तो नश्वर हूं, मैं तो जो है वो नश्वर हूं, मैं तो जो है वो मूर्त हूं, और मेरे अंदर जो प्रत्यय है वो अमूर्त है और वो अनित्य है। तो फिर दोनों का संयोग कैसे होता है, सामान्य और विशेष दोनों ही एक वस्तु में कैसे आ जाते हैं, क्योंकि मैं तो सामान्य हूं, लेकिन मेरे अंदर एक विशेष चीज क्या है, मेरे अंदर एक विशेष चीज क्या है कि वो शिक्षक का है, शिक्षक का प्रत्यय है या मानवता का प्रत्यय है। तो वो दोनों एक साथ एक वस्तु में कैसे रहते हैं, वो दोनों कैसे जुड़ कैसे जाते हैं, दोनों मिल कैसे जाते हैं। और यहीं से अरस्तु एक बहुत ही मौलिक उत्तर देते हैं, है ना, और उस मौलिक उत्तर को हम कहते हैं हाइलोमोर्फिज्म, उस उत्तर को हम कह देते हैं, उसको क्या कहते हैं, हाइलोमोर्फिज्म उसके कहते हैं। और इसकी विस्तृत विवेचना उसकी कहाँ मिलती है, इसकी विस्तृत विवेचना कहाँ मिलेगी, आप बताओ, उनकी पुस्तक में, जिसका नाम क्या होगा, मेटाफिजिक्स होगा। क्योंकि ये सारी की सारी बातें हम किसकी कर रहे हैं, मेटाफिजिक्स की बातें कर रहे हैं, तो पुस्तक भी मेटाफिजिक्स की ही होगी, है ना। तो ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं कि उनकी जो भी चीजें फिजिक्स में आ सकती थी, उन सब बातों को तो उनकी को फिजिक्स में डाल दिया, और जो बातें उनकी फिजिक्स में नहीं आ रही थी उनके लिए मेटाफिजिक्स शब्द बना दिया गया, ऐसा कहते हैं। अब उत्तर अरस्तु इस बात का जो उत्तर देते हैं वो बहुत ही सरल उत्तर देते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो बहुत गहरा उत्तर भी है। तो आपको सरल लगा है गहरा लगेगा, वो हम आपस में अभी चर्चा कर लेंगे, तब आपको पता चलेगा। वो कहते हैं अरस्तु साहब कि देखो, प्रत्येक वस्तु इस संसार में जो भी वस्तु है वो दो चीजों से मिलकर के बनती है। पहली चीज है पदार्थ, पहली चीज क्या है, पहली चीज क्या है, पदार्थ। पदार्थ जिसको हम कह देते हैं मैटर या हाइलो, ठीक। और दूसरी चीज है आकार, जिसको हम कह देते हैं फॉर्म, जिसको हम क्या कह देते हैं, फॉर्म कह देते हैं, या फिर जिसको हम क्या कह सकते हैं, मोर्फे भी कह देते हैं। कि वो कहते हैं अरस्तु कि जब ये दोनों चीजें मिलती हैं तब प्रत्येक वस्तु बन जाती है। वो कहते हैं कि जो पदार्थ है, पदार्थ तो अनियत तत्व है। पदार्थ क्या है, अनियत तत्व है, जो किसी भी आकार ग्रहण करने की संभावना रखता है। यानी पदार्थ को तो किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, किसी भी आकार में, किसी भी आकार में इसको क्या किया जा सकता है, ढाला जा सकता है। ये कोई भी आकार ग्रहण करने की संभावना रखता है, क्या, पदार्थ।
मैटर हाइलो अनियत तत्व होता है, यानी कि निश्चित नहीं होता और ये कोई भी आकार ग्रहण करने की संभावना रखता है, पर यह स्वयं में परिभाष्य नहीं है या स्वयं में कोई आकार नहीं रखता है। और जो आकार रहित शुद्ध पदार्थ है और आकार रहित शुद्ध जो पदार्थ है, एक ऐसा पदार्थ जो कि आकार रहित शुद्ध पदार्थ है, भाई संसार में जितने भी पदार्थ है वो किसी ना किसी आकार में होते हैं, लेकिन जो आकार रहित शुद्ध पदार्थ होता है उसको मैटेरिया प्राइमा कहा। उसको उन्होंने क्या कहा, मैटेरिया प्राइमिया कहा। और ये केवल एक तार्किक कल्पना नहीं है, ये अरस्तु की कोई एक तार्किक कल्पना नहीं है, वो बल्कि वो कहते हैं कि भाई अनुभव में हमें कभी शुद्ध पदार्थ नहीं मिलता, अनुभव में हमें कभी भी क्या नहीं मिलता है, कभी कोई शुद्ध पदार्थ नहीं मिलता। जैसे हम शुद्ध मिट्टी की कल्पना कर सकते हैं लेकिन बिना आकार के नहीं कर सकते। शुद्ध मिट्टी किसी ना किसी आकार में ही तो हम कल्पना कर सकते हैं, ठीक है, तो किसी ना किसी आकार के अनुसार ही हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो उस आकार में मिले वो जरूरी नहीं। हमको मिट्टी जिस किसी भी आकार जब भी दिखती है वो पहले से ही किसी ना किसी आकार में होती है। तो अरस्तु कहते हैं कि जो आकार है, आकार जो है वो वस्तु का सार तत्व है। आकार वस्तु का क्या है, सार तत्व है, यानी कि एसेंस है। आकार वस्तु का क्या है, एसेंस है, यानी कि सार तत्व है। यहां अरस्तु कहते हैं कि जो आकार है, आकार का अर्थ केवल आकृति नहीं है, आकार का अर्थ यहां पे शेप या केवल आकृति नहीं है, केवल आकृति नहीं है, ध्यान रखना, आकृति है लेकिन केवल आकृति नहीं है। यदि किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाए तो उसका शरीर रूप बचा रहता है, आकृति वही है पर अब मनुष्य नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का सार तत्व क्या है, मनुष्य का सार तत्व ये आकार नहीं है, बल्कि मनुष्य का सार तत्व क्या है, वो कहते हैं मनुष्य का सार तत्व विवेकशीलता है, रैशनैलिटी है। बात समझ में आ रही है? इसका कहने का मतलब यह है कि यदि चौक लंबा है तो लंबाईपन या ये जो लंबा है या पूरा ये साबुत चौक यदि हम देखें तो ये इसका एसेंस नहीं है, ये इसका सार तत्व नहीं है। इसका सार तत्व है इसका लिखने का गुण, इसका चलने का गुण, इसका दिखाई देने का गुण, ये इसका सार तत्व है। जैसे मनुष्य का सार तत्व क्या है, विवेकशीलता है। और जब विवेकशीलता समाप्त हो गई है तो इसलिए मनुष्य कैसा हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। ऐसा नहीं कि उसका आकार खराब हो गया, नहीं। इसी प्रकार यदि पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों का सार तत्व क्या है, संपोषण है, न्यूट्रिशन है। पेड़ पौधों का सार तत्व क्या कहलाएगा, संपोषण कहलाएगा। और पशु के सार तत्व को उन्होंने संवेदनशीलता नाम दिया, और पशु के सार तत्व को उन्होंने क्या नाम दिया, संवेदनशीलता नाम दिया। इसका मतलब उन्होंने ये कहा कि भैया पदार्थ होता है जो कि अनिश्चित होता है, वो कोई भी आकार ग्रहण कर लेता है, और जो आकार होता है वो आकार क्या होता है, तो वो कहते हैं कि आकार सार तत्व होता है बेसिकली वस्तु का। सार तत्व का मतलब शेप नहीं होता। जैसे मनुष्य का एसेंस क्या है, मनुष्य का सार तत्व है विवेकशीलता। मनुष्य में सबसे बड़ी चीज क्या है, विवेकशीलता है। पेड़ पौधों में सबसे बड़ी चीज क्या है, उनका संपोषण है। और जानवरों में क्या है, संवेदनशीलता है। जैसे चौक है तो चौक में क्या है, इसका लिखने का गुण है। ग्रीन बोर्ड है तो इस पर लिखा जा सकता है आसानी से और वो दूर से दिखता है, ये इसका गुण है। वास्तव में समझ में आ रही है? बेसिकली अरस्तु ये कहते हैं कि आकार वह निर्णायक विशेषता है जो एक वर्ग की वस्तुओं को दूसरे वर्ग की वस्तुओं से अलग करती है। जैसे चौक में और डस्टर में क्या अंतर है, चौक का जो सार तत्व है वो है लिखने का गुण, और डस्टर का जो सार तत्व है वो है किसी लिखे हुए को मिटा देने का गुण, झाड़ देने का गुण। तो ये क्या करता है, दो वर्गों को अंतर कर देता है। इन दोनों के बीच, आकार और पदार्थ के बीच में 3 प्रकार का संबंध होता है। ये कौन कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। और जिसे समझना क्या है, आप बताओ क्या है, आवश्यक है और क्या है ना। तो 3 प्रकार का संबंध इनके बीच में कैसा है वो देख लेते हैं। तो अब सबसे पहला जो संबंध है वो है अपृथक्करणीयता का। पहला क्या है, अपृथक्करणीयता। अपृथक्करणीयता का, पृथक्करणीयता कैसे लिखते हैं, पृथक का आएगा ना,
क्योंकि पृथक कैसे लिखते हैं, पृथक। हाँ ठीक है, तो अपृथक्करणीयता का पहला गुण कौन सा होता है, अपृथक्करणीयता का होता है। अपृथक्करणीयता का मतलब यह है कि वास्तविकता में दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। हम ये बात सोच तो सकते हैं कि आकार और पदार्थ अलग अलग हैं, लेकिन हम उन दोनों को अलग कर नहीं सकते। हम अमूर्त अंतर तो दोनों में कर सकते हैं, अमूर्त रूप से तो ये समझ सकते हैं कि आकार और जो पदार्थ है वो अलग अलग होते हैं, लेकिन मूर्त रूप में उनका भेद संभव नहीं है। जैसे चौक बना है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना है। चौक किससे बना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ है यदि चौक, तो क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को और इस चौक को अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ ही मिलते हैं। क्या मेज को और लकड़ी को अलग किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मेज की जो संरचना है वो एकदम खराब हो जाएगी। जो मेज का जो गुण है या चौक का जो गुण है, लिखने का गुण, यदि हम इसमें से प्लास्टर ऑफ पेरिस निकाल लेंगे तो लिखने का गुण इसमें से समाप्त हो जाएगा। ठीक बात समझ में आ रहा है। यही कारण है कि अरस्तु प्लेटो से अलग है, मौलिक रूप से भिन्न है। प्लेटो के लिए प्रत्यय और पदार्थ ये दोनों अलग अलग दुनिया में है, दो अलग अलग जगतों में थे, लेकिन अरस्तु उसको एक ही वस्तु में स्थापित कर देते हैं, एक ही वस्तु के दो पहलू बना देते हैं। दूसरा जो संबंध देते हैं वो दूसरा संबंध देते हैं सापेक्षता का। दूसरा रिलेशन क्या बताते हैं वो दोनों के बीच में क्या है, सापेक्षता का है, कि एक ही वस्तु एक दृष्टि से पदार्थ है और दूसरी दृष्टि से आकार हो सकती है। जैसे कपास जो है वो धागे के लिए पदार्थ है, धागा कपड़े के लिए पदार्थ है, कपड़ा कमीज के लिए पदार्थ है, कमीज इस शर्ट के लिए है ना पदार्थ है। हर स्तर पर जो नीचे है वो पदार्थ है और जो ऊपर है वो आकार है, यानी कि कार्य कारण सिद्धांत हो गया। यानी कि कारण को उन्होंने क्या बता दिया, कारण को उन्होंने पदार्थ बता दिया और कार्य को उन्होंने आकार बता दिया। इसका मतलब यह है कि जो पदार्थ और आकार है वो निरपेक्ष श्रेणियां नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सापेक्ष हैं। और यही सापेक्षता जब आगे चलती है तो अरस्तु के दर्शन में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं विकासवाद। अरस्तु के दर्शन में एक शब्द आता है जिसको कहते हैं विकासवाद, जैसे हम आगे पढ़ेंगे भी, फिर वो पैदा होता है, विकासवाद की नींव बनती है। और तीसरा जो संबंध है पदार्थ और आकार के बीच में, उसको हम कहते हैं प्राथमिकता का। तीसरा संबंध किसका है इनके बीच में, प्राथमिकता का है। क्योंकि हमको यदि समय की दृष्टि से यदि हम देखें तो हमको ऐसे लगता है कि पदार्थ पहले हुआ आएगा, यानी कि जो मिट्टी है ना वो घड़ा बनने से पहले मिट्टी थी। पर यदि हम तार्किक दृष्टि से देखें, प्राथमिकता की दृष्टि से देखें, तार्किक दृष्टि से देखें, तो पहले क्या है, आकार पहले है। पहले क्या है, आकार पहले, क्योंकि पदार्थ को अर्थ कौन देगा, पदार्थ को पहचान कौन देगा, वो तो आकार ही देगा ना वो, क्योंकि आकार क्या है, सार तत्व है। आकार क्या है, एसेंस है। जब पहले ये सोचा जाएगा कि यार इस ग्रीन बोर्ड पे किस चीज से लिखा जा सकता है, तभी तो चौक बनाया जा सकता है, वो पकड़ने के लिए कैसा होना चाहिए, क्या होगा, तो उसका सार तत्व क्या है कि लिखने वाला होना चाहिए जिससे आराम से लिखा जा सके। अब ये तो हो गया, अब उसके बाद में शेप तो आराम से सोच सकते हैं, अब उसके बाद में किससे बनाया जाएगा ये पदार्थ तो बाद में भी सोचा जाएगा। जैसे पहले क्या होगा, पहले घड़े का विचार आएगा कि पहले घड़ा आएगा, पहले घड़े का विचार आया ना, तो घड़े के विचार को घड़े का विचार ही नहीं होगा तो मिट्टी को तुम घड़े में कैसे बदल सकते हो, नहीं बदल सकते। जब इस बात का पता चलेगा कि यार हमको कोई एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें हम पानी भर के रख सकें, जिसमें हम खाना पका सकें, जिसमें हम कोई भी चीज भर के रख सकते हैं, और वो चीज अंदर से खोखली होनी चाहिए और इस टाइप की होनी चाहिए, तभी तो घड़े का विचार आएगा। ठीक है, आपको थोड़े थोड़े कांट याद आ रहे हैं यहाँ पे कि नहीं आ रहे? यदि आपने कांट पढ़े हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा कांट याद आ रहे होंगे, क्योंकि कांट ने मस्तिष्क की श्रेणियां निर्धारित की थी। क्योंकि कांट ने क्या किया था, मस्तिष्क की कुछ श्रेणियां निर्धारित की थी, और कि मस्तिष्क हमारा ऐसा है कि इसमें कुछ कैटेगरीज होती हैं, और जब ये दुनिया को देखता है तो अपने आप ही उन कैटेगरी में फिट कर लेता है। बात समझ में आता है। और यहीं से अब एक नया सिद्धांत जन्म लेता है अरस्तु का,
और अरस्तु के लिए, अरस्तु जब कहते हैं कि आकार क्या होता है ना, आकार ही तो इस पदार्थ को क्या देता है, अर्थ देता है। जब एसेंस आता है तभी तो अर्थ आया। जब इसको ये सोचा गया कि इससे इस पे लिखा जाना है, जब लिखने का इसमें सार तत्व आ गया, तभी तो फिर इसका पदार्थ आया कि भाई ठीक है, ऐसा पदार्थ कौन चुनते हैं, हम प्लास्टर ऑफ पेरिस चुनते हैं, फिर लिखेंगे। फिर आकार की बात आई कि पकड़ने की दृष्टि से कैसा होना चाहिए, ऐसा, फिर आ गया। और यहीं से उनका एक और सिद्धांत जन्म लेता है, क्योंकि वो कहते हैं कि जो आकार और पदार्थ का जो ढांचा है ना, वही गति और परिवर्तन के लिए भी काम में आ सकता है। और यहीं से उनका एक सिद्धांत जन्म लेता है जिसको कहते हैं कॉजेशन थ्योरी, यानी कि जिसको हम क्या कहते हैं, कारणता सिद्धांत कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं, कारणता सिद्धांत कहते हैं, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। पर इसकी भी समीक्षा और किसी से तुलना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। बिना समीक्षा और बिना तुलना किए तो हमारी क्लास कभी पूरी हो ही नहीं सकती। दर्शन की क्लास का सबसे अनिवार्य तत्व क्या है, जब भी आप किसी को पढ़ो उसकी तुलना किसी के साथ में करो, उसकी समीक्षा जरूर करो। यदि आप तुलना और समीक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लो अभी तक आपने दर्शन को अच्छे से पढ़ा ही नहीं है, दर्शन को अभी तक इसका मतलब आपने अच्छे से समझा ही नहीं है। ठीक, तो इसकी समीक्षा यदि तुलना यदि करनी हो, और यदि आपको पदार्थ और आकार सुनकर के सांख्य दर्शन याद नहीं आ रहा है, तो केवल इसका एकमात्र कारण यह है कि आपने सांख्य दर्शन को अभी तक पढ़ा नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन भी क्या कहता है कि भाई, सांख्य दर्शन से भी पूछा गया कि अंतिम सत्ता किसकी है, तो वो क्या कहते हैं कि अंतिम सत्ता है पुरुष और प्रकृति की। जब पुरुष और प्रकृति दोनों साथ में मिलते हैं तब क्या होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। क्योंकि जो पुरुष है, पुरुष क्या है, चेतन तत्व है। पुरुष तो कैसा है, चेतन तत्व है, और जो प्रकृति है ये कैसी है, ये जड़ तत्व है। और ये प्रकृति कैसी है, जड़ तत्व है। तो ये पूरा का पूरा जो सृष्टि है ये क्या है, द्वैत है। द्वैत किसका है, पुरुष और प्रकृति का द्वैत है, जड़ और चेतन का द्वैत है। वो ये कहते हैं कि पुरुष यहाँ पे कुछ करता नहीं है, पुरुष तो केवल साक्षी है। जब भी वो प्रकृति की प्रॉक्सिमिटी में आता है, जब भी वो प्रकृति की सन्निधि में आता है, यानी कि ये सन्निधि है उसकी, यदि इसके संपर्क में जैसे ही पुरुष आता है तो अपने आप ही प्रकृति कैसी हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, चेतन हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अरस्तु कहते हैं कि आकार, विशेषकर शुद्ध आकार जो है वो क्या करता है, पदार्थ को धक्का नहीं देता, बल्कि शुद्ध आकार के आकर्षण से ही पदार्थ गतिशील होता है। ठीक, बात समझ में आ रही है। पर क्या दोनों में अंतर भी है, बिल्कुल अंतर है। क्योंकि सांख्य दर्शन में तो पुरुष और प्रकृति सदा अलग रहते हैं, ठीक है, लेकिन अरस्तु में पदार्थ और आकार के बीच में कैसा है, अपृथक्करणीयता का सिद्धांत है। वो अपृथक्करणीय है क्योंकि जब वो दोनों मिलते हैं तभी द्रव्य बनता है, नहीं तो द्रव्य बनेगा ही नहीं। आकार और पदार्थ मिलेंगे तभी द्रव्य बनेगा। इस दृष्टि से सांख्य दर्शन का यदि द्वैतवाद देखेंगे तो वो ज्यादा कठोर है, और अरस्तु का द्वैतवाद ज्यादा लचीला है। अरस्तु के भी द्वैतवाद को हम देखेंगे, आगे देखेंगे, है ना। जो हम ये कह रहे हैं ना कि जो हम ये कह रहे हैं कि भाई जो अरस्तु का जो शुद्ध आकार है वो पदार्थ को धक्का नहीं देता, उसके आकर्षण से पदार्थ गतिशील होते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे कि भाई अरस्तु ने आखिर ईश्वर को गतिहीन चालक क्यों माना है, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल हम क्या देखेंगे, पहले कारणता सिद्धांत देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम बायोलॉजी में आएंगे, आधुनिक जीव विज्ञान में आएंगे। आधुनिक जीव विज्ञान में जो डीएनए थ्योरी है उससे भी अरस्तु की तुलना करके देख लेते हैं। जैसे डीएनए क्या करता है, डीएनए किसी भी जीव की संरचना को और किसी भी जीव के विकास को एक दिशा देता है। डीएनए क्या करता है, किसी भी जीव की पहचान निर्धारित करता है। ये ठीक वैसे ही है जैसे जो आकार है, आकार में अरस्तु क्या कहते हैं कि आकार ही किसी वस्तु को उसकी पहचान देता है, आकार ही किसी वस्तु को दिशा देता है, उसकी एसेंस, सार तत्व क्या है, आकार है। और ऐसे ही आधुनिक जीव विज्ञान में देखें तो डीएनए क्या है, किसी भी चीज का क्या है, सार तत्व है। और मध्यकाल में जो थॉमस एक्वाइनस जैसे लोग हैं, उन्होंने तो इसको ईसाई धर्मशास्त्र से जोड़ दिया और कह दिया कि आत्मा शरीर का आकार है। आकार को क्या दे दिया, सार तत्व को आत्मा नाम दे दिया। और जब लाइबनिज आवा है तो लाइबनिज ने क्या कहा, मोनाड की थ्योरी दी। क्या कहा कि जो प्रकृति में असंख्य चेतन तत्व है जिनको मोनाड कहते हैं, जिनके अंदर आंतरिक सार तत्व होता है, और वो भी अरस्तु के आकार की थोड़ी थोड़ी याद दिलाता है। लेकिन प्रश्न क्या उठता है, प्रश्न ये उठता है कि यदि प्रत्येक वस्तु पदार्थ और आकार से मिलकर के बनी है तो फिर परिवर्तन क्यों होता है। तो परिवर्तन क्यों होता है ये कौन, क्योंकि
एक चीज तो आपकी कैसी है, अनित्य है, और दूसरी चीज कैसी है, आपकी नित्य है। तो फिर परिवर्तन कैसे होता है? तो यहीं से क्या, कौन सी थ्योरी अरस्तु की जन्म लेती है? कारणता थ्योरी जन्म लेती है। इसी को एक कार्य कारण भाव कहते हैं, कारणता सिद्धांत कहते हैं, इसी को थ्योरी ऑफ कॉजेशन कहते हैं। तो आइए जानते हैं थ्योरी ऑफ कॉजेशन क्या है, कारणता सिद्धांत अरस्तु का क्या है, और अरस्तु ये कैसे समझाते हैं कि परिवर्तन कैसे होता है। परिवर्तन को अरस्तु कैसे समझा रहे हैं, आइए वो देखते हैं हम कार्य कारण भाव में, या कारणता सिद्धांत में, या थ्योरी ऑफ कॉजेशन में। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्लास पसंद आ रही होगी। आपके कमेंट्सों से तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रही है। ठीक है, तो भैया यदि पसंद आ रही है तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम क्या देखते हैं, कारणता सिद्धांत। कारणता सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। क्या है थ्योरी ऑफ कॉजेशन? देखो, यूनानी दर्शन में पहले ही आया, प्लेटो के टाइम पे भी आया है ना। एक तो क्या हुआ था, पार्मेनाइड्स, दूसरा हुआ था हेराक्लाइटस। पार्मेनाइड्स ने कहा कि भाई अपरिवर्तनीय, अपरिवर्तनीय कहा। इसने क्या कहा, गतिशील कहा, कि हम एक नदी में 2 बार भी नहीं नहा सकते। हेराक्लाइटस ने क्या कहा कि हम एक नदी में 2 बार प्रवेश नहीं कर सकते। वही पार्मेनाइड्स क्या कहता है कि भाई अपरिवर्तनीयता की बात करते हैं, नित्यता की बात करते हैं। जबकि हेराक्लाइटस कह रहे हैं कि सब कुछ परिवर्तन है, स्थायित्व तो भ्रम है, कुछ स्थायी नहीं है। जबकि ये परिवर्तन को भ्रम बताते हैं। ये क्या बताते हैं, परिवर्तन को भ्रम बताते हैं। और ये किसको भ्रम बताते हैं, स्थायित्व को भ्रम। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर प्लेटो आ गए। फिर कौन आ गए आपके, प्लेटो साहब आ गए। और प्लेटो साहब ने क्या दिया, थ्योरी ऑफ कॉजेशन दे दी। क्या दे दी आपकी, थ्योरी ऑफ कॉजेशन। वो सॉरी प्लेटो साहब आ गए, और प्लेटो साहब ने क्या कहा, प्रत्ययों का सिद्धांत दे दिया, थ्योरी ऑफ आइडियाज दे दी। और उन्होंने कहा, अरस्तु ने कहा कि ना तो पार्मेनाइड्स सही है, ना ही हेराक्लाइटस सही है। उन्होंने कहा कि परिवर्तन वास्तविक है, पर उसकी व्याख्या कारणों से उसकी व्याख्या संभव है। ठीक, तो प्लेटो ने तो कहा कि इंद्रिय जगत में परिवर्तन होता है, प्रत्ययों की दुनिया में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन जब अरस्तु आते हैं, अरस्तु ने कहा कि नहीं भाई, परिवर्तन तो वास्तविक है, पर उसकी व्याख्या के लिए उन्होंने ना 4 कारण दिए। इसके लिए उन्होंने कितने दिए, 4 कारणों के सिद्धांत दिए। अब 4 कारणों को हम बहुत ही सरल और उदाहरणों से समझेंगे, है ना, और बहुत सरल सरल उदाहरणों से समझेंगे ना। तो सबसे पहला जो कारणता सिद्धांत उन्होंने दिया, सबसे पहले कारणता सिद्धांत को हम कहते हैं उपादान कारण, यानी कि मेटेरियल कॉज। पहले को हम कहते हैं उपादान कारण, उपादान कारण, मेटेरियल कॉज। परिवर्तन क्यों होता है ये बताने के लिए सबसे पहले उन्होंने परिवर्तन का कारण क्या बताया, उपादान बताया, जिसको कहते हैं मेटेरियल कॉज। मेटेरियल कॉज का मतलब क्या है, जिससे कोई चीज बनती है, जिससे कोई चीज बनती है। जिससे क्या होता है, कोई चीज बनती है। और किससे कोई चीज बनती है, जैसे घड़ा किससे बनता है, मिट्टी से। चौक किससे बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से। मोबाइल क्या बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है। ठीक है, या सॉफ्टवेयर तो बेसिकली उसका सार तत्व हो गया, जो और जो चीजें चिप वगैरह जो हो गई, प्लास्टिक वगैरह हो गई, और दूसरा जो मटेरियल हो गया, सामान जो चाहिए होता है मोबाइल बनाने के लिए, वो हो गया। तो वो क्या हो जाएगा, उसका मटेरियल कॉज हो जाएगा, उपादान कारण होगा।
जैसे यदि मेज बना रहे हैं, यदि लकड़ी की मेज बना रहे हैं तो लकड़ी उसका मटेरियल कॉज हो जाएगा। यदि हम लोहे का बक्सा बना रहे हैं तो उसका मटेरियल कॉज क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। यदि हम ग्रीन बोर्ड बना रहे हैं तो उसका मटेरियल कॉज क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी, और ये चीजें हो जाएंगी जो आवश्यक है। यदि हम दीवार बना रहे हैं तो दीवार का मटेरियल कॉज क्या हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, चूना हो जाएगा, सीमेंट हो जाएगा, ये बजरी हो जाएगी, ये सब। अच्छा, भारतीय संविधान बना रहे हैं तो भारतीय संविधान का मटेरियल कॉज क्या होगा, भारतीय संविधान का मटेरियल कॉज होगा सिद्धांत, ऐतिहासिक अनुभव, विचार, ये सब क्या हो जाएंगे, उसके मटेरियल कॉज हो जाएंगे, क्योंकि वही सारी सामग्री तो बदल करके किसमें बदल गई, संविधान बन गई। संविधान क्या है, कोई किताब संविधान थोड़ी है, एक पुस्तक है उसके पन्ने कोई मटेरियल कॉज थोड़ी है, नहीं नहीं, वो विचार है जिनकी वजह से वो संविधान बना है। ठीक, दूसरे कारण को कहते हैं फॉर्मल कॉज या आकारिक कारण। दूसरे को हम कहते हैं आकारिक कारण, आकारिक कारण, और इसको कहते हैं इंग्लिश में फॉर्मल कॉज। आकारिक कारण क्या है, वह है जो किसी वस्तु को उसकी पहचान देता है, एसेंस वाली बात है। घड़े को घड़ा क्या बनाता है, घड़े को घड़ा बनाता है उसका गोल आकार, घड़े को घड़ा बनाता है उसका खोखलापन, घड़े को घड़ा बनाता है उसकी शीतलता की प्रवृत्ति, पानी को संभाल के रखने की क्षमता, आकारिक कारण है। क्या केवल मिट्टी के ढेर को हम घड़ा कह देंगे क्या, नहीं, केवल मिट्टी के घड़े को हम क्या नहीं कह सकते, जो है वो घड़ा नहीं कह सकते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को मनुष्य क्या बनाता है, अरस्तु के अनुसार मनुष्य को मनुष्य क्या बनाता है, उसकी विवेकशीलता, उसकी सोचने समझने की क्षमता। वनस्पति को, पेड़ पौधों को जो है वो पेड़ पौधे कौन बनाता है, उनकी संपोषण करने की शक्ति। जानवरों को, जितने भी पशु पक्षी हैं, उनको पशु पक्षी कौन बनाता है, उनकी संवेदनशीलता। और इसी को हम क्या कह देते हैं, सार तत्व कह देते हैं, सार तत्व या एसेंस। ठीक, अब तीसरे कारण की तरफ आते हैं। पहला कारण क्या हो गया, उपादान कारण, मटेरियल कॉज, जिससे कोई वस्तु बनती है। दूसरा कारण होता है फॉर्मल कॉज, आकारिक कारण, यानी कि जो किसी वस्तु को पहचान देता है, वस्तु की पहचान, एसेंस, सार तत्व। ठीक, तीसरा है एफिशिएंट कॉज, यानी कि निमित्त कारण। तीसरा क्या कहलाता है, निमित्त कारण, निमित्त कारण, इसको कहते हैं एफिशिएंट कॉज, एफिशिएंट कॉज, निमित्त कारण। निमित्त कारण का मतलब है कि वह जो काम को शुरू करता है या परिवर्तन करता है, जो काम को शुरू करता है। जैसे घड़े को घड़ा बनाने का काम कौन करता है, कुम्हार करता है। चौक बनाने का काम कौन कर रहे हैं, वो सांचे कर रहे हैं, वो मशीनें कर रही हैं, वो व्यक्ति कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो वो क्या है, वो उसी को ही हम क्या कह देंगे, निमित्त कारण कह देंगे। मेज के लिए क्या है, बढ़ई है। बच्चे की शिक्षा के लिए क्या है, शिक्षक है? तो अरस्तु ने गति को केवल चलना नहीं माना, नहीं, अरस्तु के लिए चलने का मतलब केवल गति नहीं है, नहीं, बल्कि किसी भी प्रकार का परिवर्तन गति है। अरस्तु के हिसाब से किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या है, गति है। बनना हो, बिगड़ना हो, घटना हो, बढ़ना हो, गुणा है, भाग है, स्थान बदल रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सब क्या है, निमित्त कारण है। उन सबको एफिशिएंट कॉज कहते हैं, जो काम को शुरू करते हैं, यानी कि गति। और आखिर में चौथा आता है फाइनल कॉज, जिसको वो कहते हैं प्रयोजन कारण। चौथा है प्रयोजन कारण, और इसको प्रयोजन कारण को ही हम क्या कह देते हैं, फाइनल कॉज कह देते हैं। उम्मीद है दिखाई दे रहा होगा, है ना, FINAL, फाइनल कॉज, CAUSE, दिख रहा है क्या, दिख रहा है मेरे हिसाब से, है ना। चलिए, तो फाइनल कॉज, फाइनल कॉज क्या है, प्रयोजन कारण क्या है, लक्ष्य। प्रयोजन कारण क्या है, लक्ष्य है, यानी कि सबसे खास है। खास वो है, लक्ष्य है जिसके लिए कोई काम किया जा रहा है। प्रयोजन कारण मतलब कोई काम क्यों किया जा रहा है। जैसे मैं यहां क्यों पढ़ा रहा हूं, छात्र पढ़ाई क्यों करते हैं, तो कोई कह सकता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई कहता है नौकरी करने के लिए, कोई कहता है अपने व्यवसाय चुनने के लिए, कोई कह सकता है कि अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। यदि हम चाक का उदाहरण लेंगे ना, चौक का, तो चौक का उपादान कारण क्या होगा भाई, मटेरियल कॉज क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही चौक बनती है। ठीक है, उसका
आकारिक कारण यदि उसका पूछा जाएगा, चौक का आकारिक कारण, चौक का आकारिक कारण क्या है? चौक का आकारिक कारण है उसका बेलनाकार आकार, और असली तो उसका लिखने की क्षमता। उसका आकारिक कारण क्या है? उसकी लिखने की क्षमता, यानी कि इसका सार तत्व क्या है? इसकी लिखने की क्षमता। ठीक। तीसरा कारण क्या है? निमित्त कारण। तो निमित्त कारण क्या है कि जो लोग इसे बना रहे हैं या जो मशीन उसे बना रही है, तो वो क्या है? वो निमित्त कारण है। और प्रयोजन कारण क्या है? प्रयोजन कारण है कि चौक का निर्माण क्यों किया जा रहा है? चौक का निर्माण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे ग्रीन बोर्ड पर, ब्लैक बोर्ड पर लिखा जा सके। ये क्या है? इसका प्रयोजन कारण। यदि यूट्यूब बनाई गई, ये वीडियो आप यूट्यूब पे देखोगे ना, तो अभी यूट्यूब आ गई तो आप देखते हैं कि यूट्यूब क्या है। तो यदि हम उपादान कारण यूट्यूब का देखेंगे तो यूट्यूब का उपादान कारण क्या है? कोडिंग है, उसका क्या है? लैंग्वेज है, उसका सर्वर है, उसका डाटा है। वो सब क्या आ जाएंगे? उसके उपादान कारण में आ जाएंगे, क्योंकि उन सब से ही मिलकर यूट्यूब बना है। अब यदि उसके फॉर्मल कॉज देखेंगे तो फॉर्मल कॉज क्या है? जिन लोगों ने उसको बनाया है, उसका डिजाइनर कौन है, उसका इंटरफेस किसने डिसाइड किया, ठीक है? नहीं, उसका, सॉरी, डिजाइनर तो क्या इसमें आएगा? निमित्त कॉज में आएगा, एफिशिएंट कॉज में आएगा। बेसिकली यूट्यूब बनाई क्यों गई है? जैसे उसका डिजाइन क्यों बनाया गया, इंटरफेस, फीचर्स कैसे हैं, वो फीचर्स कैसे दिखेंगे, वो फीचर्स कैसे काम करेंगे, वो सब कैसे हैं, उसका आकारिक कारण है कि यूट्यूब क्या काम करेगी, उसमें क्या क्या फीचर है। और निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज कौन ने? जिन्होंने यूट्यूब को डेवलप किया, जो प्रोग्रामर है, जो डेवलपर है, वो क्या हो जाएंगे? जो वो एफिशिएंट कॉज हो जाएंगे, निमित्त कारण हो जाएंगे। और ये ऐप क्यों बनाई गई? मनोरंजन के लिए बनाई गई है, लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई है ना, पढ़ाने के लिए बनाई गई है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? प्रयोजन कारण हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? फाइनल कॉज हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि जैसे एक ऐप को समझने के लिए हमें उसकी सामग्री को समझना है, संरचना को समझना है, उसके निर्माता को समझना है, उसके उद्देश्य चारों को समझना पड़ता है। एक चौक को समझने के लिए हमें उसके चारों को समझना पड़ता है। उसी प्रकार अरस्तु के अनुसार यदि हम किसी वस्तु को पूरी तरह समझना चाहते हैं, यदि हम किसी घटना को पूरी तरह समझना चाहते हैं, तो हमें चारों कारणों को जानना आवश्यक है। अरस्तु का मानना था कि प्रकृति भी इसी तरह काम करती है। यदि कोई पूछे कि बीज किस लिए बनता है, तो बीज इसलिए बनता है क्योंकि बीज का लक्ष्य है वृक्ष हो जाना और नए नए बीज पैदा करना। उन्होंने कहा, अरस्तु ने, कि प्रकृति व्यर्थ में कुछ भी नहीं करती। संक्षेप में, मिट्टी है वो उपादान है, घड़े का रूप आकारिक है, कुम्हार जो है वो क्या है? निमित्त है, और पानी रखने का उद्देश्य क्या है? हमारा प्रयोजन है। इन चारों को मिला करेंगे जब ही हम किसी घटना को पूरी तरह समझ सकते हैं, तभी हम किसी वस्तु को पूरी तरह समझ सकते हैं। और यही क्या है? अरस्तु का कारणता सिद्धांत है, यही अरस्तु का कॉजेशन थ्योरी है। वो कहते हैं कि भाई जो कारणता, जो कारण है ना, वो सब क्या है? भविष्य में निहित है। उन्होंने प्रयोजन कारण को उसकी बहुत ज्यादा केंद्रीयता नहीं दी। प्लेटो ने उपादान पे, सॉरी, अरस्तु ने उपादान पे जोर दिया, और इस पे आकारिक पे जोर दिया, निमित्त पे जोर दिया, लेकिन प्रयोजन कारण को उन्होंने इतनी केंद्रीयता नहीं दी। अरस्तु ने कहा था कि भाई प्रकृति व्यर्थ कुछ नहीं करती। प्रत्येक वस्तु में अपने कुछ लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों की तरफ उग्रसर होती है। यहीं से उनका उपयोगितावाद वाले दृष्टिकोण दिखाई देता है, टेलियोलॉजिकल। आगे चल के अरस्तु ने क्या किया? इन चार कारणों को दो में समेट दिया, एक उपादान में और दूसरा आकारिक में, दो ही रखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि आकारिक, निमित्त और प्रयोजन कारण वस्तुतः क्या है? आकारिक, निमित्त और प्रयोजन कारण एक ही प्रक्रिया के तीन आयाम हैं। बेसिकली कि भाई आकारिक कारण क्या है? कि भाई कुम्हार के मन में जैसे ये आया कि भाई आकारिक कारण आया कि भाई घड़ा बनाना है, तो बेसिकली निमित्त कारण और प्रयोजन कारण इसके अंदर ही समाये हुए हैं। बात समझ में आ रही है? चलो अब इस सिद्धांत की समीक्षा करके देख लेते हैं। समीक्षा क्यों करने हैं? क्योंकि प्रश्न यूपीएससी में सीमाओं पे बहुत आते हैं। सबसे ज्यादा जो आपत्ति जो किसी सिद्धांत में दिखाई देती है, वो प्रयोजन कारण पे दिखाई देती है। सबसे ज्यादा आपत्ति जो दिखाई देती है, वो किस पे दिखाई देती है? प्रयोजन कारण पे दिखाई देती है। और प्रयोजन कारण पे आपत्ति क्यों है? आधुनिक विज्ञान किसको शुरू मानता है? यांत्रिकवाद को, मैकेनिज्म को मानता है। यांत्रिकवाद को मानता है, मैकेनिज्म को मानता है। मैकेनिज्म का क्या मतलब है? हर घटना का कारण उससे पहले की घटना है, भविष्य में नहीं है। हर वस्तु का,
हर घटना का कारण, वस्तु तो खैर ठीक है प्रयोजन के लिए बनाई जाएगी, लेकिन घटना है तो घटना का जो कारण है वो पहले की घटना में किसी भविष्य के लक्ष्य में नहीं है। जैसे पानी से बर्फ क्यों बनती है प्रकृति में, ये किसी को नहीं पता। इसमें प्रयोजन खोजना बेकार है कि भाई 0 डिग्री पे ही क्यों बर्फ बनती है, 0 डिग्री पे पानी बर्फ में जम जाता है। तो किसने आलोचना की? फ्रांसिस बेकन ने। फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन ने इसकी आलोचना की और उन्होंने यह कहा कि भाई जो प्रयोजन कारण यदि आप खोजोगे तो उससे विज्ञान का विकास हो ही नहीं सकता। और उन्होंने एक शब्द गढ़ा कि ये तो एक ऐसी कुंवारी की तरह है जो कि सुंदर तो है लेकिन फलदायी नहीं है। यानी कि कुंवारी क्या है? कुंवारी जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक वो क्या नहीं कर सकती? संतान को जन्म नहीं दे सकती, है ना। संतान को जन्म तो क्या है? कुंवारी नहीं दे सकती ना, विवाहिता ही दे सकती है। यानी कि जिसकी जो वर्जिन ना हो वही संतान को जन्म दे सकती है। ठीक। दूसरी बात क्या है? प्रयोजन कारण ये मानता है कि भविष्य क्या करता है? वर्तमान को प्रभावित करता है। बात समझ में आ रही है कि भाई प्रयोजन कारण तो भविष्य में है, लेकिन ये काम क्या कब हो रहा है? वर्तमान में हो रहा है। तो जो भविष्य अभी है ही नहीं वो वर्तमान को प्रभावित कैसे कर सकता है भाई? जो चीज है ही नहीं, भविष्य तो अभी आया नहीं, वो वर्तमान को कैसे प्रभावित कर रहा है? वर्तमान भविष्य को प्रभावित कर सकता है लेकिन भविष्य वर्तमान को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये तो कोई बात हजम नहीं आती है। और फिर इस बात पर और सवाल कौन उठाता है? डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम की पुस्तक है कौन सी? इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग उनकी एक पुस्तक है। उस पर उन्होंने मूलभूत प्रश्न उठाता है। वो कार्य कारणता सिद्धांत ही नहीं देखते। वो कहते ही नहीं कि भाई किसी कार्य के पीछे अनिवार्य रूप से कारण है। वो हमको लगता है, हमारी इंद्रियों की यह सीमा है, हमारे विवेक की यह सीमा है कि हमको प्रत्येक कार्य के पीछे कारण दिखता है, जबकि ऐसा निश्चित नहीं है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कारण हो। लेकिन क्या फिर भी अरस्तु को नकारा जा सकता है? बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। क्या अरस्तु की इस बात को नकारा जा सकता है कि उन्होंने जो स्थायित्व और परिवर्तन की जो व्याख्या है वो बहुत अच्छी तरीके से दी? क्या उसका एक संतुलित समाधान दिया? बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। जो समस्या पार्मेनाइड्स में थी, जो समस्या हेराक्लाइटस में थी और जो समस्या प्लेटो में भी रह गई थी, उसी समस्या को क्या आपको नहीं लगता कि अरस्तु ने ज्यादा बेहतर तरीके से संभाला है? वो कहते हैं कि पदार्थ जो है वो संभाव्यता का आधार है, इसलिए परिवर्तन संभव है, और जो आकार है वही स्थायित्व का आधार है। ठीक, बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी बातें हैं जो कि हमने पढ़ा है। अब हम जो नेक्स्ट यदि थ्योरी ऑफ कॉजेशन को देखेंगे तो ये तत्व मीमांसा प्रस्तुत कर ही रहे हैं, है ना। और जहां प्रत्येक वस्तु अपने सार तत्व के अनुरूप विद्वान है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो विकास जो हो रहा है ना, ये किसकी वजह से हो रहा है? शुद्ध आकार की वजह से हो रहा है और गतिहीन चालक की वजह से हो रहा है। ये सब कुछ जो हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? एक शुद्ध आकार है जो कि गतिहीन चालक भी है, उसकी वजह से हो रहा है। और वो जो शुद्ध आकार जो है, जहां पदार्थ है ही नहीं, जहां पदार्थ शून्य हो जाता है, उसी को ही वो क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कहते हैं, या उसी को ही वो गतिहीन चालक कहते हैं। तो वो शुद्ध पदार्थ क्या है, वो गतिहीन चालक क्या है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि लगभग 1 घंटे की क्लास हमारी हो गई है। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और नेक्स्ट क्लास में अरस्तु ने जो प्रश्न छोड़ दिए हैं, अरस्तु ने कहा कि प्रकृति में जो कुछ भी हो रहा है उसको वो किसी एक शुद्ध आकार की वजह से हो रहा है, गतिहीन चालक की वजह से हो रहा है। तो वो सब क्यों हो रहा है और अरस्तु की और क्या क्या विचारधाराएं हैं, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यदि पढ़ने में मजा आ रहा है तो इसी प्रकार पढ़ते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, नमस्कार।